नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 51 किलो धान की बालियों से सजा मां अन्नपूर्णा का दरबार, भक्तों में वितरित हुआ प्रसाद। केंद्रीय भर्तियों में मान्यता मिलने से बीपीएड एमपीएड के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। कोडीन युक्त कफ सिरप के काले कारोबार में हुआ बड़ा खुलासा, 11 और फर्मों को भेजी गई नोटिस। और नाबालिग बेटी के लापता होने के मामले में परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। 51 कुंतल धान की बालियों से मां अन्नपूर्णा का अलौकिक श्रृंगार हुआ, भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। मां अन्नपूर्णा मंदिर में चल रहे 17 दिवसीय अन्नपूर्णा महाव्रत का उद्यापन बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। उद्यापन के दूसरे दिन धान की बालियां लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली सहित वाराणसी के किसानों ने फसल की पहली बालियां मां को अर्पित की। धान की 51 कुंतल बालियों से मां अन्नपूर्णा का भव्य श्रृंगार किया गया। दरबार के दिव्य श्रृंगार और अन्य विग्रहों पर धान की बालियों का सुशोभन देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। किसी ने 21 तो किसी ने 501 फेरी लगाकर माता के दर्शनों का लाभ लिया। इस कठिन महाव्रत में श्रद्धालु पूरे 17 दिनों तक बांह पर 17 गांठ का धागा धारण कर प्रतिदिन केवल एक समय नमक रहित फलाहार ग्रहण करते हैं। बुधवार को व्रत के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष संकल्प छुड़ाने मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के महंत शंकरपुरी जी के सानिध्य में अर्चकों ने मध्याह्न भोग आरती में माता का स्नान, नूतन वस्त्र और आभूषणों से अलंकरण कर पट खोले गए। महंत ने बताया कि धान की बालियां चढ़ाने की ये प्राचीन परंपरा अन्न धन की समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु धान की बाली को अपने घर के भंडार में भी रखते हैं, ये मानकर कि जिस घर में मां का वास होता है वहां अन्न की कमी नहीं रहती। उद्यापन के अवसर पर प्रसाद रूप में धान की बाली पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। दूर दराज से किसान भी माता के दरबार में पहुंचे और आशीर्वाद लेकर अपने परिवार व खेत खलिहान की सुख समृद्धि की कामना की। 17 दिवसीय महाव्रत के इस पारंपरिक और भव्य समापन ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का संचार कर दिया। वहीं से भर के दे दो उसमें माता जी को। वापस करना है क्या? और का तुम अपने घर ले जाओगे? अरे क्या मुझे माता जी का चढ़ रहा है, चढ़ा रहेगा। ये लीजिए माता जी। काशी का अति प्राचीन मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर 17 दिन का व्रत चल रहा था। पंचमी से शुरू होके कल चंपा छठ थी, 26 तारीख को माता जी का व्रत समापन हुआ, उद्यापन हुआ। आज घर में लोग अपने घर में जाके आपस में भंडारा वगैरह कर रहे हैं। उद्यापन कल समाप्त हो गया है। आज लोग भोजन करा रहे हैं कन्याओं को, 17 जोड़ों को या 17 ब्राह्मणों को। और आज वो यहाँ से धान लेके जा रहे हैं, अपने घर में रखेंगे तो निश्चित है उनके यहाँ समृद्धि होगी, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। और किसान लोग जो लेके जा रहे हैं अपने खेतों में डालेंगे, अपने बीजों के साथ रखेंगे तो निश्चित है उनके यहाँ पैदावार में उन्नति होगी और रोग कम लगेंगे। ऐसी मान्यता है कि माता जी का धान ले जाके घर में रखेंगे तो निश्चित है उनके यहाँ समृद्धि प्राप्त होती है।
कितने बजे से शुरू की ये आयोजन चल रहा है? सुबह 4 बजे से भोर में माता जी का मंदिर के कपाट खोले हैं, तब से अन्न व्रत चलता रहेगा। भक्तों के लिए आज कल परसों जो भी आएंगे उनके लिए धान की यहाँ व्यवस्था है। जो माता जी के भोग में पूर्वांचल के किसान लाके लगाए हैं, उसी धान का प्रसाद माता जी को भोग लगने के बाद में भक्तों में बांटा जा रहा है। प्रसाद स्वरूप वो अपने घर लेके जा रहे हैं। ये प्रसाद सब निःशुल्क मिल रहा है, ले जाएं और अपने घर में रखें और माता जी की समृद्धि प्राप्त करें। केंद्रीय भर्तियों में मान्यता न मिलने से बीपीएड एमपीएड के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीपीएड और एमपीएड कोर्स के छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में जारी एनवीएस और ईएमआरएस सहित कई केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में उनके कोर्स को योग्यता सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये कोर्स एनसीटीई द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है। छात्रों का कहना है कि योग्यता सूची में बीपीएड और एमपीएड को बाहर रखना न केवल अनुचित है बल्कि उनके भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। 2 साल की पढ़ाई के बाद नौकरी के समय ये कहना कि कोर्स वैध नहीं है, छात्रों के अनुसार पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल कुलपति से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल छात्र नंद किशोर और हर्ष राय ने कुलपति को समस्या विस्तार से बताई। कुलपति ने आश्वासन दिया कि वो मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्राधिकरणों से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 छात्रों और 2 अध्यापकों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा जाएगा, जो मंत्रालय स्तर पर अपनी बात रखेगा। छात्रों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने की आधिकारिक पुष्टि और मांगों के समाधान का लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी धरना समाप्त होगा। वहीं मौके पर मौजूद प्रोफेसर्स और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम छात्रों को समझाने का प्रयास करने में जुटी रही। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मामला ये है सर कि अभी जो वैकेंसी आई है केवी नवोदय की, ठीक है, ये सीबीएसई के से आई है, तो इसमें जो 2 वैकेंसी है पर एलिजिबिलिटी दोनों के लिए जो है वो अलग अलग रखी गई है। वैकेंसी आई है एक ही जगह से, एक ही साइट से, पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग। तो उसमें क्या है कि हम केवी के लिए तो एलिजिबल है, पर जो हमारा बीपीएड का कोर्स है जिस जो एलिजिबिलिटी है, तो एनवीएस में उस एलिजिबिलिटी को नहीं मानते, जो कि एनसीटी से वैलिड है, पर उसमें उस ये जो बीपीएड की मेरी डिग्री है उसको वो एलिजिबल नहीं मान रहे। तो हमारा मांग है यहाँ से कि अगर आप बात को एनसीटी पे रखिए, वहाँ बात करिए और एनवीएस में इस एलिजिबिलिटी को लाया जाए, क्योंकि वो फॉर्म हम भर नहीं पा रहे। 2000 फॉर्म फीस है, केवल फॉर्म भर पा रहे हैं केवी का, एनवीएस का नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे ही पिछली भर्ती अभी जो 1.5 महीने पहले ख़त्म हुई ईएमआरएस की, उसमें हम बात रखे थे पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसमें भी बीपीएड डिग्री को नहीं माना गया था। जो 2 साल की डिग्री है उसको वैलिड नहीं। जो एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है डिग्रियाँ, जैसे बीपीएस, बीपी, उनको मान्य है, उनको माना जाए, वो यूजीसी एफिलिएटेड है और इनके वहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीटी, पर एनसीटी वाली जो डिग्री है उसको नहीं ले रहा। तो इसीलिए हमारी मांग है यहाँ पे कि ये हमारी मांग को बीएचयू जो संस्थान है वो वहाँ ऊपर ले जाए, शिक्षा मंत्रालय तक, और जो भी ये एनवीएस हैं, जो एनवीएस के जो चेयरमैन हैं, उनसे बात करें और हमको उसमें एलिजिबल कराएं। क्योंकि जो नंबर है सर ना, केवी का बहुत छोटा है, नवोदय और केवी को मिला के इतना जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे सर लोग हैं सीनियर्स, तो हम ये 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है, अगर हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर क्या मतलब है। और ये मामला ये है कि हम लोगों ने जो 2 साल का बीपीएड करा हुआ है, तो रिसेंटली में अभी जो वैकेंसी आई है ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और एनबीएस में, उसमें हम 2 साल की जो डिग्री हमको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है बीएचयू से बीपीएड की, उसमें हम एलिजिबल नहीं हैं। और ये नोटिफिकेशन वो लोगों ने जारी भी नहीं किया है कि उन नोटिफिकेशन में वो लोग ये दिखाएं हैं कि मतलब 2 साल वाले एलिजिबल है बीए के बाद, नॉर्मल बीए के बाद, और बीपीएड की जो 2 साल डिग्री ये बीएचयू प्रोवाइड कराता है वो एलिजिबल नहीं है। और हम लोग
इसमें जो फॉर्म भरने में असमर्थ हैं एनबीएस में और ईएमआरएस वाले, जैसे वैकेंसी अभी आई हुई है। और ईएमआरएस की तो चली गई, हम लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया। एनबीएस का आया तो उसमें हम लोगों ने फॉर्म भरा है, अब हम लोगों ने नहीं भरा इसको, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने फिर ये मामला यहाँ पे उठाया, यहाँ पे आके हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया ताकि ये मामला फिर से जो है संज्ञान में आए एनसीटी के, ताकि हमारा जो है हम एलिजिबल हो सके। क्या डिमांड आप लोग क्या डिमांड हमारा यही है कि बस हमको एलिजिबल करा जाए, क्योंकि 2 साल का जो हमारा बीपीएड का जो डिग्री दी जा रही है बीचू से, वो हमें एलिजिबल यहाँ से की जाए, ताकि हम कहीं भी जाके अपना जो है नौकरी पानी ले सकें। यही सब। कोडीन युक्त कफ सिरप के काले कारोबार में बड़ा खुलासा हुआ, 11 और फर्मों को नोटिस भेजी गई। कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप के धंधे से जुड़े सबसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होते ही जिला औषधि विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग विभाग ने अब 11 और फर्मों को नोटिस जारी किया है, जिनके नाम से प्रतिबंधित कफ सिरप की बिलिंग की जाती थी, जबकि मौके पर जांच में ये फर्में अस्तित्व में ही नहीं मिली। कहीं जनरल स्टोर तो कहीं सब्जी की दुकान संचालित होती पाई गई। जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पूर्व में कांग्रेस नेता अजय राय ने ड्रग अधिकारी नरेश मोहन दीपक को इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया था। नरेश मोहन दीपक मार्च 2024 तक वाराणसी में तैनात रहे और उसी दौरान बड़ी संख्या में ड्रग लाइसेंस जारी किए गए। जांच में ये भी पुष्टि हुई कि कई लाइसेंस बिना भौतिक निरीक्षण के जारी किए गए थे। सभी संदिग्ध फर्मों से सिर्फ कोडीन युक्त कफ सिरप की ही बिलिंग होती थी और लगभग 100 करोड़ रुपए का अवैध सिरप बनारस में खपाया गया। इस घोटाले का सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी भी जांच में जुटी हुई है। वहीं सिंडिकेट के एक प्रमुख मोहरे अमित सिंह टाटा को एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर औषधि विभाग वाराणसी के असिस्टेंट कमिश्नर प्रबुद्ध रस्तोगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। क्या पाई गई थी उस दुकान? फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। सने सने जो है पूरा उसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के हिसाब से हम लोग जो है काफ़ी इसमें सचेत होकर के कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो 11 दुकानों को जो नोटिस गई है, 11 फर्मों को वहाँ पर क्या ऐसा था क्या कि वहाँ वो दुकानें कंप्लीटली बंद थी? वहाँ पे नहीं, जनरल स्टोर वाली नहीं, जो दुकानें पूरी बंद पाई गई उनको ही नोटिस भेजे गए हैं। पहला चरण हमारा प्रारंभ हो चुका है, ये कई चरणों में ये कार्य होगा। अच्छा, उस फर्मों पे भी ये जो फेंडासिल वो है आपका कफ सिरप है, वो सूची मुख्यालय से आई गई थी, उसकी जांच थी। उसमें फेंसाडिल है कि नहीं है वो उनसे ही मांगा गया कि आपने कितना क्रय विक्रय किया है, क्योंकि सूची मुख्यालय से आई थी तो उसमें इस बात की संभावना उनके द्वारा बेचा गया हो, पर वो कहाँ तक सत्य है ये उनसे ही बातचीत में, उनसे ही परीक्षण में मालूम चलेगा। फिलहाल ये बंद पड़ी, नोटिस भेज दिया गया। ये मतलब फेंसाडिल अभी बैन है या इसकी खरीद बिक्री हो रही है? फेंसाडिल नाम की औषधि के बैन होने की कोई सूचना अभी तक कार्यालय में नहीं। अच्छा, ये नरेश मोहन दीपक कौन है सर? बहुत चर्चा में है इस समय। नरेश मोहन दीपक जी मेरे समकक्ष अधिकारी हैं, इस समय बस्ती मंडल के सहायक आयुक्त औषधि हैं। बनारस में कब से कब तक रहे हैं सर? बनारस में इनका कार्यकाल का समय मुझे अभी स्मरण नहीं हो पा रहा है। आपके ज्वाइनिंग के पहले वही यहाँ पे थे? हाँ, मेरी ज्वाइनिंग पहले वही थे यहाँ। तो ये जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ऑफिसर जो होते हैं, जिनकी चर्चा हो रही है कि लाइसेंस जो लाइसेंस धारक हैं वो किस तरीके से लाइसेंस प्राप्त किए, उसको लेकर भी डिपार्टमेंट के लोगों की भूमिका संदिग्ध है। इसको लेकर कोई जानकारी है? जांच नहीं, इस संबंध में ना तो कोई जानकारी है ना मेरी कोई टिप्पणी है। तो ये सर कहाँ से बनता था? ये इसका प्रोडक्शन कहाँ होता था? जो ये अपने जो भी किस चीज की बात कर रहे हैं? ये जो फेंसाडिल अपने निर्माण शाला में बनता था। ये हिमाचल प्रदेश के स्थित है। हिमाचल से ही आता था?
हाँ, बन के पूरे देश में वहीं से आता था। जी, तो ये शुभम जायसवाल सर कौन है? इसकी चर्चा जो हो रही है, ये क्या है? ये मतलब सुपर स्टॉकिस्ट है, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट से हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सुपर स्टॉकिस्ट ऐसा कोई शब्द नहीं होता है हाँ। हमारे एक्ट में। हम्म, ये भी एक व्यापारी हैं, आम जैसे और अन्य व्यापारी हैं। अब इनका नाम चल रहा है तो वो जांच का विषय है। इसमें सारी जो है एजेंसियां सरकार की लगी हुई हैं। सर एक नाम और भी आ रहा है, प्रशांत उपाध्याय। ये कौन है सर? प्रशांत उपाध्याय। ये भी यहाँ से जुड़े हुए व्यापारी हैं। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं, मैं कहाँ तक के नाम याद रखूंगा। नाम जिसका आ रहा पर उसकी कोई अभी कोई कागज वगैरह मेरे पास आए, हम लोग तो फैक्ट्स के ऊपर ही तो कार्रवाई करेंगे। ये जो फेंसाडिल दवा है सर, ये स्वदेशी तरीके से बनाया जाता है अपने यहाँ? स्वदेशी क्या, ये एलोपैथिक दवाई है। उसकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ जैसे बनती, जिस नियम से वैसे बनती थी। तो नियम विरुद्ध तो ये दवा है नहीं, ये जो बन रही है दवा नियम विरुद्ध तो है नहीं। नहीं, नियम विरुद्ध नहीं, तो फिर क्यों इसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है सर? थोड़ा सा समझा दें। हल्ला मचा हुआ है इसके दुरुपयोग के कारण। इसका जो इसमें जो एक अवयव कोडीन होता है, वो नशा जैसा महसूस कराता है। इसी पे जो है इसका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए इसके ऊपर इतना। सर 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप बनारस में खपा दी गई, आप लोग को कभी पता नहीं चला? लखनऊ की जो टीम है जब वहाँ से जांच के लिए आया तब आप लोग भर्ती हुए। 100 करोड़ रुपया का क्या मतलब है भाई? जिसका जो इलाज है, दवाई है, तो 100 करोड़ रुपया की मतलब कि कोई लिमिट है क्या कि 100 करोड़ की नहीं, कि 99 करोड़ की करनी है, 100 करोड़ की नहीं करनी है? भाई तो व्यापार है। व्यापार तो जितना ये सरकार जो है, चाहे किसी भी विषय का हो, व्यापार होगा ही। अब जिस सिरप का दाम आज से 25 साल पहले 10 रुपए होगा, उसका 100 रुपए हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 89 लाख कफ सिरप बनारस में खपा दी गई। आपको लगता है इतनी आबादी भी नहीं है? आबादी तो है ही ना। ये तो एक अनुसंधान का विषय है साहब, कि इसमें कितने मरीज खांसी के हुए, क्या बाहर से मरीज आए, लोकल मरीज है, तो वो तो ये तो एक अलग डेटा इसका बनेगा। कितने डॉक्टरों ने लिखी, ये कोई ऐसा, मैं सिर्फ एजम्पशंस के ऊपर इसका उत्तर नहीं दे सकता। हम लोगों ने भी दवा मंडी के जो व्यापारी थे उनसे बातचीत हम लोगों ने भी किया था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 89 लाख कफ सिरप बनारस में खपाई गई है तो इसका मतलब कि हर घर में 50-50, 60-60 कफ सिरप की शीशी पड़ी होनी चाहिए, तभी भी नहीं खप पाएगा। अब 89 लाख क्या एक दिन में खपा दी गई या एक साल में खपा दी गई, वो तो एक अलग डेटा बन जाएगा ना। वो तो जांच कर रहे हैं, तो अभी जब जांच में सब चीजें आएंगी, जब अगर ये पहलू जांच में आएगा तो इस पे जो है आपको उत्तर कुछ समय बाद मिल जाएगा सर। नाबालिग बेटी के लापता होने के मामले में परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। शिवपुर थाना क्षेत्र के उंदी गांव के रहने वाले झगड़ू राजभर ने अपनी 15 वर्षीय बेटी मुस्कान राजभर के लापता होने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। प्रार्थी का आरोप है कि गांव के ही जयप्रकाश राजभर, उनके पिता जियालाल राजभर और अर्जुन राजभर ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर गायब कर दिया है। झगड़ू राजभर के अनुसार बेटी के गायब होने के बाद जब उन्होंने पूछताछ की कोशिश की तो आरोपियों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि गंभीर जानमाल की धमकियां भी दी। मामला दर्ज कराए जाने के बाद भी पिता का कहना है कि पुलिस ने न तो उनकी बेटी की तलाश की और न ही आरोपियों पर कार्रवाई की। पीड़ित का आरोप है कि मुख्य आरोपी जियालाल राजभर लगातार धमकी दे रहा है कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं आरोपियों के खुलेआम घूमने से परिवार डरा हुआ है। पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाते हुए मांग की है कि मामले का संज्ञान लेकर उनकी बेटी का पता लगाया जाए और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। क्या मामला है पूरा बताइए। यार हमारी बच्ची गायब हो गई, पता ना कहाँ गई है भाई। यहाँ थाने पर कहूँ तो फिर 3-4 दफे यहाँ पर आ गए, कुछ ना पता है। मैं छोटा छोटा बच्चा है, हुए कुल बीमार हो जाते हुए श्रीपुर थाने पर। तो अभी आप कहाँ आई थी? हम कचहरी आए, यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। आज 5 महीना हो गया, थाने का कौन कुछ जवाब ना देते हुए। वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई।
वाराणसी नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक उस समय गरमा गई जब जल निगम के अधिशासी अधिकारी कमल कुमार बैठक में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी पर मेयर अशोक तिवारी गुस्से में आ गए और कार्य में हो रही लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताया। सूत्रों के अनुसार अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान बैठक में बैठे जेई निकेश कुमार से मेयर ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तुरंत बैठक से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने अधिशासी अधिकारी को फोन कर उनकी गैर हाजिरी पर फटकार लगाई और स्पष्टीकरण मांगा। मेयर ने शहर में चल रहे जल लाइन से जुड़े कार्यों में हो रही देरी और लापरवाही पर भी सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में अधिकारियों की उदासीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि जल निगम के कार्यों की प्रगति समयबद्ध की जाए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दशाश्वमेध घाट पर कृति सनन, धनुष और निर्देशक आनंद एल राय गंगा आरती में शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन होने वाली भव्य मां गंगा आरती के दौरान फिल्मी सितारों का आगमन देखने को मिला। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित इस दिव्य आरती में अभिनेत्री कृति सनन, अभिनेता धनुष और फिल्म निर्देशक आनंद एल राय ने उपस्थित होकर मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। तीनों कलाकार अपनी आने वाली फिल्म की सफलता और मंगल कामना के लिए मां गंगा से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आरती के दौरान घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गंगा सेवा निधि की ओर से अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र, मेमेंटो और प्रसाद देकर किया गया। कार्यक्रम में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सितारों की उपस्थिति से घाट का माहौल और अधिक आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण हो गया। आप आगे जो भी लोग आएंगे नीचे जाना पड़ेगा नाव पे, ये ध्यान रखिएगा। देखो आगे आने का कष्ट है। और ये जो भी लोग यहाँ से गंगा पूजन के लिए जा रहे हैं वापस वहीं बैठेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आपको जहाँ बैठ, जो भी लोग आप पीछे बैठे हुए हैं, आप जहाँ पे बैठाया गया है वही वापस आके बैठेंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। जो भी लोग गंगा पूजन के लिए यहाँ से जा रहे हैं ये वापस आकर के यही बैठे, तो आप आगे पीछे नहीं होना है। आप जहाँ आपको बैठाया गया है वापस वही बैठना है। और ये कुर्सियों के बीच में से सारे लोग जो आ रहे हैं आप सीधे नाव पे जाएं, यहाँ कोई रुकेगा नहीं। और आज यहाँ पे धनुष और कृति सनन आए हैं, क्या कहना है? देखिए, आज गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती होती है उसमें आज कृति सनन जी और धनुष जी का आगमन हुआ और उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक विधि से पूजन किया। उसके बाद धनुष जी और उनकी टीम बैठ करके पूरी गंगा आरती का दर्शन किया। कीर्ति जी की फ्लाइट थी, इस वजह से उनको जल्दी था, तो वो भगवती माँ गंगा का संकल्प पूजन करके फिर वो आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान की। गंगा सेवा निधि की तरफ से हम लोगों ने उनका स्वागत किया, अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष माला, मोमेंटो और भगवती माँ गंगा की आरती का प्रसाद दे करके उनका सम्मान किया। कृषक उत्पादक संगठन द्वारा मिलेट्स रेसिपी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
कृषक उत्पादक संगठन और औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी द्वारा मिलेट्स रेसिपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लेकर मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण और विपणन की तकनीकें सीखी। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने मिलेट्स को स्वास्थ्य और आय दोनों के लिए लाभकारी बताते हुए महिलाओं को मिलेट्स आधारित उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग के अधिकारियों शैलेंद्र कुमार, अमित जायसवाल, राजेश राय व निरूपम सिंह ने किसानों को तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। कार्यक्रम में मिलेट्स से तैयार लड्डू, कुकीज, मल्टीग्रेन आटा, सूप मिक्स सहित कई उत्पादों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों ने सक्रियता से भाग लिया। उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम योजना अंतर्गत हम लोग 2023 से मिलेट्स के प्रमोशन के लिए इस तरह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे मिलेट रेसिपी कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे उत्पादकों को, कृषक उत्पादक जो भी हमारे उत्पादक कृषक हैं, उनको बताया गया कि आप मिलेट्स उत्पादित करके उनका प्रोसेसिंग करके उनके मिलेट्स की रेसिपी बना के अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आप मिलेट्स की प्रोसेसिंग करके कोई उत्पाद नहीं बनाते हैं तो सेमी प्रोसेस उत्पाद भी आप जो है पूर्णतः गारंटीड है सरकार की, उसे आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ मिलेट्स रेसिपी प्रोग्राम, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और मिलेट्स पे ये कार्यक्रम था, इसलिए मेरा भी यहाँ पे आना हुआ। क्योंकि मिलेट्स हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। तो अगर किसान जो है भाई बहन अगर मिलेट्स उगाएंगे और मिलेट्स खाएंगे तो वो लोग भी स्वस्थ रहेंगे और हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हम सभी लोग आए दिन जो है डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, तो डॉक्टर से अगर बचना है तो मिलेट्स जरूर अपने खान पान में हम लोगों को अपनाना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 51 किलो धान की बालियों से सजा मां अन्नपूर्णा का दरबार, भक्तों में वितरित हुआ प्रसाद। केंद्रीय भर्तियों में मान्यता मिलने से बीपीएड एमपीएड के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। कोडीन युक्त कफ सिरप के काले कारोबार में हुआ बड़ा खुलासा, 11 और फर्मों को भेजी गई नोटिस। और नाबालिग बेटी के लापता होने के मामले में परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।